गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। घर पे लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसका पूरा सदुपयोग कर रहे होंगे आप। तो जैसे कि आपको पता है, टीम जसवीर ने एक कार्यक्रम शुरू किया है ऑनलाइन क्लास के साथ में, आपके घर बैठे स्टडी का प्लान, और उसका आज ये दूसरा सेशन है। जैसा कि आपको विदित है, कल हमने भूगोल के बारे में बात की थी और उसमें भूगोल का सामान्य परिचय के बारे में अपन बात कर रहे थे कि भूगोल का सामान्य परिचय क्या है, इसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने बात की कि भूगोल है वो एक हार्ड से सरल सब्जेक्ट कैसे हो सकता है। फिर दूसरे हमने बात की कि भूगोल है वो कैसे पेपर आता है एग्ज़ाम में, कैसे उसकी तैयारी की जाती है, और उसके बाद में हमने भूगोल का सामान्य परिचय वो शुरू कर दिया था। देखो, आज अपन बात करेंगे उसी से आगे की भूगोल। देखो, भूगोल कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, आज मैं बता दूं कि भूगोल सिर्फ एक अनुभव है, ये सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर भूगोल को ये समझ लोगे कि भाई भूगोल तो एक अनुभव है, और अपने जीवन से अगर जिस दिन अपने सब्जेक्ट को जोड़ लोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट आपको ये बहुत ज़्यादा सरल लगने लग जाएगा, बहुत आपको इजी सब्जेक्ट लगने लग जाएगा। इसके दो चार मेन जो कारण होते हैं उसके ऊपर हमें जिक्र करना होता है, जिसमें से पहला कारक है कि भूगोल के साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, और मानचित्र से आप उसको बड़े ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से आप इसको सीख सकते हो। तो कल अपनी बात चल रही थी कि आखिर भूगोल है वो है क्या। कल की थोड़ी सी चीज़ मैं 1 मिनट में अगर रिपीट करूं तो संसार यानी विधाता ने इस सुंदर संसार का निर्माण कर दिया, और सुंदर संसार का निर्माण करने के बाद में सुंदर मानव रूपी कृति का निर्माण हो गया। उसके बाद में वो मानव है वो अनभिज्ञ था, वो किसी चीज़ के बारे में जानता नहीं था, क्योंकि पहली बार आया था संसार में तो उसे कुछ पता ही नहीं था। और उस मानव को अपन क्या बोलते हैं, आदिम मानव बोलते हैं। कल हमने इसके बारे में जिक्र किया था, आदिम मानव ये बोलते हैं उसको, ठीक है। अब उस आदिम मानव ने अपने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया, उसके बारे में जानना शुरू कर दिया, उसके बारे में पहचानना शुरू कर दिया कि अपने चारों ओर जो हो रहा है ये आखिर है क्या, या अपन ये किसको कहेंगे, क्या है ये, उसने अध्ययन करना शुरू कर दिया। और उस भूगोल वेताओं ने सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया, अगर बड़े रूपों में बात करें तो उस मानव ने पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। उस मानव ने आकाश के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। उस मानव ने तारों के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त शुरू कर दी। उस मानव ने मिट्टी के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो उसने अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करना शुरू कर दिया, यानी अपने और चारों ओर जो वातावरण है उसको उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया, उसके बारे में जानना शुरू कर दिया। अब ये जो चीज़ें हैं इसी में थे, ऐसे नहीं कि भाई उस समय कोई अलग अलग सब्जेक्ट था कि बायोलॉजी अलग थी या हिस्ट्री अलग थी ना, ऐसा कुछ नहीं था। सारे सब्जेक्टों का अध्ययन एक ही जगह हो रहा था, एक ही विधि से हो रहा था, दो तरह से अध्ययन हो रहा था। एक अध्ययन तो मानव एक जगह पर निवास रह के अध्ययन कर रहा था, और दूसरे तरफ के जो मानव है वो यात्रा वृत्तांत यानी यात्राओं से उन्होंने काम शुरू कर दिया। कैसे? क्योंकि उसको विश्व के बारे में जानना था, उसको व्यापार करना था। भाई ऐसे तो है नहीं कि वो एक जगह ही रहेगा तो एक जगह सारी चीज़ें खा लेगा, नहीं, उसको तो यात्रा तो करनी पड़ेगी। तो उस मानव ने क्या की, यात्राएं की। और यात्रा किससे की? नावों से यात्रा की, और नावों से वो दूसरी जगह गया तो दूसरी जगह का अध्ययन किया। क्या किया दूसरी जगह से? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो क्या देखेगा, भिन्नता देखेगा वो। और भिन्नता किस में देखेगा? इसमें भिन्नता देखेगा, इसमें भिन्नता देखेगा। वनस्पति के बारे में, पहाड़ों के बारे में, जलवायु के बारे में, वर्षा के बारे में दूसरी जगह भिन्नता देखेगा। जैसे मान लो ए स्थान ये है और एक स्थान है ये बी है, तो पहले तो क्या किया, इस ए स्थान का अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद में यात्रा करके बी स्थान पर आकर बी स्थान का अध्ययन किया।
तो ये चीज़ें ए स्थान पे अलग थी और यही चीज़ें बी स्थान पे क्या थी, अलग थी। यहाँ का अध्ययन हो गया, आप इस बोर्ड को पूरा विश्व मानो, यहाँ का अध्ययन हो गया, यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, इस चारों जगह का उन भूगोलवेताओं ने क्या शुरू कर दिया, अध्ययन करना शुरू कर दिया। सारा का सारा नॉलेज इसी जगह, इसी तरह का, अन्य नहीं है, इसी तरह का। अब उस भूगोलवेताओं ने सोचा कि जिस चीज़ का मैं अध्ययन कर रहा हूँ आखिर उसका नामकरण तो होना चाहिए ना भाई, उसका नामकरण तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन जिस चीज़ के बारे में जान ही रहे हैं उसके बारे में कम से कम नामकरण तो होना चाहिए ना, कि इसका आखिर नाम क्या दें। तो भूगोलवेता ने सोचा कि इसका नामकरण क्या करें। जैसे मैंने आपको कल बताया था, इसका नामकरण करने के लिए कितने वर्ष पूर्व है, आज से 2300 वर्ष पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इरेस्तोनीज नामक भूगोलवेता ने इसका क्या किया, नामकरण किया। देखो बेटा, नामकरण क्या होता है, जैसे चीज़ें होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही नामकरण होता है। जैसे मान लो आप किसी चीज़ का नाम लो स्कूल, तो आपके दिमाग में एक संप्रत्यय बन जाएगा, स्कूल इस प्रकार की चीज़ होती है। मैंने कह दिया कि आपका घर, तो आपके घर का आपके दिमाग में संप्रत्यय बन जाएगा। तो जिस चीज़ होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम होता है। तो इनका बारे में जो अध्ययन कर रहे थे, ये अध्ययन सिर्फ पृथ्वी से संबंधित था। तो उस मानव ने सोचा कि उस भूगोलवेता ने सोचा कि मैं पृथ्वी का अध्ययन कर रहा हूँ, तो नामकरण ही पृथ्वी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि अध्ययन तो करे, पृथ्वी का नामकरण दे दिया, एक पर्टिकुलर नाम लेके वनस्पति का नाम दे दिया, वो तो संभव कैसे होगा। तो उसने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, जियोग्राफी। देखो कैसे, GEO+GRAPHY। क्यों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, क्योंकि ग्रीक की जो डिक्शनरी है ना उनमें से उन्होंने शब्द को उठाया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नामकरण करने के लिए। और नामकरण क्या कर दिया, जियो प्लस ग्राफी कर दिया। जियो का अर्थ उन्होंने क्या बता दिया कि जियो का अर्थ है भूमि और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना या अध्ययन करना। जैसे कल हमने वीडियो में अध्ययन किया इसका। अच्छा, यहाँ तक काम है, ये कल तक का अध्ययन था, ये पूरा का पूरा अध्ययन कल तक हमने कर लिया था कि नामकरण हो गया इस चीज़ का। अब नामकरण होने के बाद में भूगोल का नामकरण हो गया, और भूगोल में एक शब्द पड़ गया भूगोल, और उस भूगोल शब्द में ये चीज़ों का अध्ययन होने लग गया। पृथ्वी, आकाश, तारे, सूर्य, उसके बाद में कई भूगोलवेता पहाड़ों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, कई भूगोलवेता किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, भू आकृतियों का अध्ययन कर रहे थे, भूमि पर आकृतियाँ उसका। कई भूगोलवेता किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कई भूगोलवेता किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, वर्षा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कैसे, एक जगह रह के, और एक जगह नहीं है तो यात्रा करके। जिसमें कैसे, जैसे मान लो रोमन भूगोलवेता आए हैं, अरब भूगोलवेता आए हैं, उसके बाद में मिस्र के जो भूगोलवेता है उन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद में जर्मनी के भूगोलवेता है उन्होंने अध्ययन किया। सब पूरे विश्व में इसका बड़े सही ढंग से अध्ययन चल रहा था, एक जगह रह के और यात्राओं के द्वारा इनका अध्ययन हो रहा था। अब ऐसे नहीं, इसकी शुरुआती स्थिति ऐसे नहीं कि अध्ययन बहुत ही आधुनिक तरीके से सब कुछ ना, सत्य भी था और असत्य भी था। जैसे पृथ्वी की गतियों की जानकारियाँ सत्य भी थी, कुछ असत्य भी थी, आज उसको चेंज कर दिया गया है। सूर्य के बारे में जानकारियाँ सत्य भी थी, बहुत ज़्यादा असत्य भी थी, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं था ना। पृथ्वी को उसने आज की आकृति के अनुसार नहीं बताया, कहने मतलब उस गहन अध्ययन में नहीं जाके अपने 12वीं का कोडिंग तक आए, तो इनके बारे में वो धीरे धीरे उसका अध्ययन है वो क्या कर रहा था, चल रहा था बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन एक समय आया जब इनका अध्ययन चल रहा था, तो उन्होंने इनके साथ में, भूगोल के साथ में एक चीज़ और जोड़ दी, और उसका नाम कर दिया उन्होंने भौतिक भूगोल। क्या नाम, अब यहाँ से ध्यान रखने योग्य चीज़ें, क्योंकि अब चीज़ें हैं वो अपने जो लेसन है उसके अकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है भौतिक भूगोल। भूगोल का अर्थ तो आप समझ गए कि सर भूगोल का अर्थ तो हमें पता है कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना भूगोल कहते हैं, पृथ्वी की जितनी भी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं उसको भूगोल कहेंगे। लेकिन एक शब्द और जोड़ दिया, उसका नाम हो गया भौतिक भूगोल। ये लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास ये जिक्र है वो भौतिक भूगोल में आ गया था। क्या कि इन चीज़ों का भौतिकी अध्ययन करना, इस चीज़ों का फिजिकली अध्ययन करना। जैसे मान लो कि वर्षा क्यों होती है, या आकाश के बारे में वास्तविक नॉलेज क्या है, यानी भौतिकी चीज़ों का अध्ययन करना इनमें शामिल हो गया। और वो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। जैसे 11वीं क्लास में भू आकृतियाँ पढ़ा है, हमने जल विज्ञान का अध्ययन किया है, हमने उसके बाद में विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं उनका भी हमने अध्ययन किया है, मिट्टियों के बारे में अध्ययन किया है। ये सारी चीज़ों का, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने पढ़े हैं, ये भौतिकी के अंतर्गत आ गया। ये तो था बड़ा बड़ा अध्ययन भौतिक भूगोल से पहले।
लेकिन भौतिक भूगोल का अध्ययन हमने 11th में कर लिया है और उसकी कहानी ये थी बड़े रूपों में अगर समझे तो। लेकिन उसके बाद में अब जो 12वीं क्लास में भूगोल है उसका नाम है मानव भूगोल। अच्छा, ये कहाँ से आई? मेन चीज तो ये समझनी है ना अपनों को तो, कि ये आखिर कहाँ से उठ के आई फिर तो। अब देखो ध्यान से देखना, पूरी चीज को ढंग से देखना। भौतिक भूगोल आप ये समझ लो हमने 11th क्लास में पढ़ लिया। भौतिक भूगोल का हमें पता है पृथ्वी की भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, वो हमने पढ़ लिया। या आप ऐसे समझ लो कि हमने जो 11th में पढ़ा है वो हमारी भौतिक भूगोल है। समय शुरू होता है जर्मन भूगोलवेताओं का, और जर्मन भूगोलवेता लगभग कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। मैं अगर बात करूं ना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की मैं अगर बात करूं तो 18वीं शताब्दी का समय चल रहा था। और 18वीं शताब्दी के समय चल रहा था, उस समय में भूगोलवेता अपने भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। तो 18वीं शताब्दी का अध्ययन के अंतर्गत अगर भूगोल का अगर बात करें तो एक भूगोलवेता हुए हैं जिसका नाम है हम्बोल्ट। और उसके बाद में भूगोलवेता हुए जिसका नाम है रिटर। आपने पढ़ा होगा कार्ल रिटर। ये कार्ल रिटर है, सबसे पहले इस जगह आते आते मानव भूगोल के बीज है वो बोने शुरू हो गए थे। क्योंकि जो रिटर से जो पहले भूगोलवेता है वो तो एक क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, एक व्यवस्थित भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जैसे ये मैंने लिखा है ना, इसका अध्ययन कर रहे थे। कार्ल रिटर ने एक नई चीज ये धारणा बनाई कि भूगोल के अंतर्गत मानवीय तथ्यों का भी अध्ययन होना चाहिए। सबसे पहले धारणा किसने बनाई है? रिटर ने बनाई थी कि मानवीय तथ्यों का भी तो अध्ययन होना चाहिए। अब अपनी भूगोल शुरू हो जाएगी मानव भूगोल, मानवीय तथ्यों का। इस जगह से आपको बहुत ही सही ढंग से देखना है इस चीज को। क्या रिटर ने सबसे पहले कहा कि मानवीय तथ्यों का शुरुआत होनी चाहिए। ये लगभग रिटर का जो समय है वो लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। 16वीं शताब्दी के आसपास उसने ये बात कही थी। तो ये चीज कह दी कि भाई मानवीय तथ्यों का अध्ययन होना चाहिए। कैसे? कि दो चीजें हैं। दो चीजें कौन कौन सी है? एक है पृथ्वी, और प्लस में उसके ऊपर निवास कौन कर रहा है? वो कर रहा है मानव। ये दो चीजें हैं, एक तरफ है पृथ्वी और उस पृथ्वी के ऊपर निवास कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। तो आखिर इसका भी तो अध्ययन होना चाहिए ना, मानव का भी तो अध्ययन होना चाहिए ना, या मानवीय तथ्यों का तो अध्ययन होना चाहिए ना। तो ये चीज सबसे पहले किसने बताई थी? कार्ल रिटर ने बताई थी कि पृथ्वी के साथ में मानवीय तथ्यों का अध्ययन होना चाहिए। ये बात बता दी। उसके बाद में क्या हुआ? ये बात समाप्त हो गई। उसके बाद में जो आगे से आगे भूगोलवेता आते गए और मानवीय तथ्यों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन एक अचानक जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन आया था रेटजेल के समय से। इस किताब में अपना जिक्र भी अपने 12वीं क्लास में, नाम है रेटजेल। ये जर्मन भूगोलवेता थे रेटजेल। जर्मन भूगोलवेता थे रेटजेल। यहाँ से अपनी मानव भूगोल शुरू होती है, यहीं से अपना प्रश्न है वो बनना शुरू हो जाता था। जैसे मतलब जो बोर्ड का पेपर है उसमें पूछा है कि रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम है, 1 नंबर का प्रश्न आया है, बिल्कुल पूछा गया है। तो यहाँ से अपने 12वीं क्लास का अध्ययन है वो शुरू हो जाता था। इससे पहले अपना बेसिक नॉलेज था। रेटजेल से शुरू करेंगे अपन बहुत सही ढंग से। रिटर ने बात कह के छोड़ दी और रिटर के बाद में रेटजेल महोदय आ गए। रेटजेल है वो जर्मनी में एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। जर्मनी में छोटा सा गांव था, उसमें पैदा हुए। उसके बाद में उसने जो शुरुआती अध्ययन है वो अपने गांव में ही किया। अब देखो इसको कहानी के तौर पे रटना नहीं है, फिर भी ध्यान, एक सिर्फ कहानी के तौर पे याद करना है अपन को। जर्मनी में एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में रेटजेल है वो म्यूनिक जो विश्वविद्यालय है उनमें भी गए थे। और उसके बाद में उन्होंने जर्मनी के जो बड़े विश्वविद्यालय है उन्होंने उसने अध्ययन करना शुरू कर दिया। अध्ययन करने के बाद में देखो इसने पढ़ा क्या है, अपने जो अध्ययन में क्या पढ़ा रेटजेल ने, अपने अध्ययन में वो वनस्पति शास्त्र भी पढ़ते थे, अपने अध्ययन में वो बायोलॉजी का भी अध्ययन करते थे, अपने अध्ययन में वो अन्य जो तथ्य है जो अपन बात करेंगे विज्ञान से संबंधित उनका भी वो क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। और अध्ययन करते करते यात्रा करके और वो कहाँ पहुँच गए? अमेरिका गए। यात्रा करके कहाँ गए? अब देखो इसको कहानी के तौर पे किस प्रकार मानव भूगोल का जन्म होता है वो ध्यान देना है। अमेरिका गए, अमेरिका में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में वो मेक्सिको गए, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका आए। इन तीनों जगहों पर वो क्या है?
यात्राएं कर रहे थे और यात्रा करने के बाद में उन्होंने जो काम किया वो किसका काम किया, एक पत्रकार का काम किया। किसका काम किया रेडजेल ने, एक पत्रकार का काम किया। पत्रकार का काम कर रहे थे, बहुत स्टडी चल रही थी, कोई दिक्कत थी ही नहीं, आराम से अपने वनस्पति है, जीव जंतु है, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे और उनका जीवन बड़ा अच्छे ढंग से चल रहा था। लेकिन एक मोड़ आया इनके जीवन में, और वो मोड़ क्या आया, आपने सुना होगा कि अगर बात करूं मैं विज्ञान की, विज्ञान में एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जीव उत्पत्ति सिद्धांत, जिसको बोलते हैं विकासवाद का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, विकासवाद का सिद्धांत। ये विकासवाद का सिद्धांत है वो विज्ञान में दिया गया था। अब एक तरफ जो रेटजेल है वो अमेरिका में एक रिपोर्टर का काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है। अब आप पूछोगे सर विज्ञान का अध्ययन आप इसमें क्यों जोड़ रहे हो, देखो इसकी कहानी बना रहे हैं, इसकी कहानी में ये मोड़ आया था इसलिए पढ़ रहे हैं अपन। ये एक तरफ से अच्छी तरीके से ढंग से अध्ययन कर रहा था, और ये चार्ल्स जो डार्विन है उसने विकासवाद का क्या दिया, सिद्धांत दिया। विकासवाद का सिद्धांत है वो रेटजेल ने पढ़ लिया। अब क्योंकि वो बिल्कुल प्राणी शास्त्र के एक अच्छे ज्ञाता था रेटजेल, और उसकी रुचि ज़्यादातर साइंस में थी तो पढ़ना ही था। चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है वो रेटजेल ने पढ़ा, और रेटजेल ने पढ़ने के बाद में रेटजेल के दिमाग पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा। ये सिद्धांत वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना तो अपन अध्ययन नहीं कर पाएंगे इस क्लास में, लेकिन एक छोटा सा इसकी अध्ययन का मैं अगर जिक्र करूं तो इसमें एक चीज कही हुई थी कि जो जीव है वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग जन्मते हैं। कैसे, जैसे मान लो अपन ने मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जीव पैदा होता है ना वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग होता है। अगर मैं ये कह दूं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में आप ध्रुवीय भालू को लाके छोड़ दो, ध्रुवीय भालू जिंदा रह जाएगा क्या, नहीं रहेगा। मैं कह दूं कि आप ऐसे करो, यहाँ से उठा के जो मेक्सिको वगैरह वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है उनमें से आप उठा के एक जगह पर आप लाके यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में लेमार्क को छोड़ दो, जिंदा रह जाएगा क्या, नहीं रहेगा। क्योंकि जीव होता है वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग होता है। आप विभिन्न जगह पर जाते हो तो सब जगह भिन्नता है, और भिन्नता क्यों है, भिन्नता सिर्फ पर्यावरण की वजह से भिन्नता है। अगर पूरे संसार में एक जैसा पर्यावरण होता तो भिन्नता नाम की कोई चीज होती नहीं आज अपने पास में, लेकिन ऐसा है नहीं। संपूर्ण पर्यावरण है वो भिन्नता से भरा हुआ है। ये सब जगह पे भिन्नता है इनकी, तो सब जगह पर अगर इनकी भिन्नता है तो जीव भी इनके अनुसार ही तो आएगा, या इसके विरुद्ध थोड़ी आ जाएगा। बस यही बात चार्ल्स डार्विन समझाना चाहता था कि जैसा पर्यावरण है जीव वैसा ही आएगा। हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में रह रहे हैं तो हमारा रंग रूप भाषा वगैरह पर्यावरण के अकॉर्डिंग तैयार हुई है। अमेरिका में अगर आप जाओगे तो उनका सिस्टम अलग है, वो उनके पर्यावरण के अनुसार। अफ्रीका में आओगे तो उनके अनुसार हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो उनके अनुसार हुआ है, एशिया में अपन आएंगे तो उनके अनुसार। सब जगह भिन्नता है, ये पर्यावरण के अनुसार है। ये चार्ल्स डार्विन ने बात कह दी। ठीक है, कह दी बात, बिल्कुल बात सही भी थी। पर्यावरण के अकॉर्डिंग बिल्कुल जीवों की उत्पत्ति होती है। एक बात और की कि अगर पर्यावरण के विरुद्ध कोई जीवन जन्म लेता भी है तो वो जीव खत्म हो जाता है। पर्यावरण से वो संघर्ष नहीं कर सकता, ना पहले कर सकता था ना आज कर सकता है। पर्यावरण के विरुद्ध जीव जा नहीं सकता है, जैसा पर्यावरण है उसको ही आना पड़ेगा। और जीव कब जन्मता है, जब जीव पर्यावरण में बार बार संघर्ष करता है, तब एक जीव की उत्पत्ति होती है। कैसे, जैसे मान लो ए प्रकार का कोई एक जीव है और ये इसके ऊपर अक्ष प्रकार का क्या है, पर्यावरण है। ये अक्ष प्रकार का पर्यावरण है, उसके अकॉर्डिंग ही जीव को आना पड़ेगा। एक नंबर पहले नंबर पर जीव आया, अक्ष अकॉर्डिंग नहीं था। अक्ष पर्यावरण का मतलब इनके अकॉर्डिंग नहीं था, वो जीव खत्म हो जाएगा। लेकिन जीव में भी एक विशेषता होती है, अपने आप को दोहराने की विशेषता। वो जीव अपने आप को दोहराता है, फिर दोहरा के आएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर दोहरा के आएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसके अकॉर्डिंग जीव बन के नहीं आ जाए। और जिस दिन इसके अकॉर्डिंग जीव बन के आ जाएगा, वो पर्यावरण में जीव है वो जीवित रह जाएगा और उस जीव का विकास हो जाएगा। यही विकासवाद का सिद्धांत था
किसका? चार्ल्स डार्विन का। ये सिद्धांत किसने पढ़ा? रेटजेल ने पढ़ा। और ये सिद्धांत रेटजेल ने पढ़ते ही उसके ऊपर पेपर पब्लिश किए, और वो पेपर है वो उस जर्मनी में और अमेरिका के क्षेत्रों में पेपर आए। और इस सिद्धांत का रेटजेल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उस समय का, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उस समय का, काफी सारा प्रभाव पड़ा। और इन्होंने अपना अध्ययन है उस विकासवाद के दिन से ही किसकी तरफ मोड़ दिया? मानव की तरफ मोड़ दिया, मानव के अध्ययन की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि मानव भी ये क्या है? जीव है। देखो कैसे कहानी शुरू हुई। और उसके बाद में वो अमेरिका से वापस जर्मनी आए, और एक जगह जो विश्वविद्यालय उनमें वो प्रोफेसर बन गए। और प्रोफेसर बनने के दौरान उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। पुस्तक का नाम क्या है उसकी? 7 खंडों में है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये उसने क्या लिखी है? एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक पूछ ली थी 12वीं में, जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर हुआ था, इससे जो पिछली बार का पेपर था उसमें पूछा था कि रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, एक पुस्तक लिखी। अब उस पुस्तक में है क्या, या बात क्या हुई उसमें? उन्होंने क्या कहा, मैं अभी इसको मिटा के और अपन बात को मानव भूगोल की तरफ से शुरू करते हैं। देखो भौतिक भूगोल का विकास तो अपनी जगह भी चल रहा है, बात अब मानव भूगोल की है। मानव भूगोल बात इनकी करते हैं अपन। अब क्या होता है इस मानव भूगोल का अध्ययन, तो सबसे पहले इसमें 1 नंबर पे कौन है? रेटजेल, जर्मनी के थे, और उसने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है उसने लिख दी। अब इसमें कहा क्या गया, ढंग से समझना इसको। अपना पहला पाठ लगता है प्रकृति और विषय क्षेत्र 12वीं में, उसी की भी इसमें भूमिका आएगी। और पहले भौतिक भूगोल का जन्म हुआ था, आज मानव भूगोल का जन्म होगा। क्या कहा कि एक तरफ है पर्यावरण, है कि नहीं है? आप देखो इसको अपने जीवन से जोड़ लो, आपके चारों तरफ पर्यावरण है आपका। आप जिस जगह अध्ययन कर रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, चारों तरफ पर्यावरण है आपका। और दूसरी तरफ है मानव, यानी आप स्वयं, अपने पर लेके देख लो इसको, आप स्वयं हो दूसरी तरफ। एक तरफ मानव है एक तरफ पर्यावरण है, दूसरी तरफ क्या है? मानव है। अब आप ये मुझे बताओ कि क्या इस पर्यावरण का इस मानव पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? जितना भी कार्य, जितना भी क्रियाकलाप, जितनी भी चीजें करेगा मानव, उस सब का प्रभाव है वो पर्यावरण का उसके ऊपर पड़ेगा। चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसका रंग हो, चाहे उसका काम करने का तरीका हो, कुछ भी हो, सबका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। इससे विरुद्ध तो काम कर नहीं सकता ना, इससे विरुद्ध तो जाकर काम करेगा कैसे? जैसे अपन इस क्षेत्र में कोई भी जीव उत्पन्न होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, खेती करते हैं इसके अकॉर्डिंग करते हैं। आप कह दो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हम तो बिदाम उगाना चाहेंगे, कैसे उगा लोगे? संभव है क्या? पर्यावरण नहीं चाहेगा, अपन तो उगा ले बहुत ज्यादा घटा। लेकिन पर्यावरण के अकॉर्डिंग सारी चीजें करेंगे अपन। कृषि होगी पर्यावरण के अनुसार होगा, परिवहन होगा पर्यावरण के अनुसार होगा, मानव की जो आवास होगा पर्यावरण के अनुसार होगा, हैं? मानव की भाषा होगी पर्यावरण के अनुसार होगा, मानव का विकास होगा पर्यावरण के अनुसार होगा। सारी चीजें तो पर्यावरण के अनुसार ही होगी, पर्यावरण से विपरीत तो कोई चीजें हो ही नहीं सकती, सब चीजें पर्यावरण के अनुसार होगी। ये चीजें हैं वो किसने कही? रेटजेल ने कही थी। अच्छा, उसने कहा कि ये सारी चीजें हैं वो इसके अकॉर्डिंग चलेगी, सब की सब, जितनी भी चीजें चलेगी। और मानव, पर्यावरण का मानव पर बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। ये लिख दी इसने। चलो एक चीज यहां से खत्म हो गई। कहने का मतलब उसके बाद में रेटजेल है वो विश्वविद्यालय में स्वतंत्र रूप से अध्ययन करवाते रहे, और अध्ययन करवाने के बाद में उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी किताब लिख दी, और काफ़ी सारा उस समय मानव भूगोल का है वो बोलबाला है वो क्या हो गया था? शुरू हो गया था। तो पहले तो कार्ल रिटर ने उस समय तो बीज बो दिए, मानव भूगोल का काफ़ी सारा अध्ययन है वो रेटजेल के समय में हो गया। और उसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा योगदान दिया जाता है वो दिया जाता है एलन सी चर्चिल, कुमारी चर्चिल शैम्पुल का।
देखो इसने एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक लिख दी, मानव भूगोल का अध्ययन कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात इसने बताई कि पर्यावरण सब कुछ है, मानव कुछ नहीं है, और पर्यावरण का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है। मानव चाहे कोई भी काम कर लो, आप ऐसे देख लो, सुबह आप सवेरे खड़े होते हो, वहां से लेकर शाम तक सोते हो, तब तक आप क्रिया देख लो, पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही होगी। अपने आसपास आप वातावरण में चारों तरफ देख लो, इसके अकॉर्डिंग चीजें होगी। ये चीज किसने कह दी है? रेडजेल ने कह दी थी। और रेडजेल ने कहने के बाद में लगभग उसके बाद में लास्ट में एक आकस्मिक मृत्यु हुई है रेडजेल की, अचानक मृत्यु होगी रेडजेल की। और उसके बाद में जो दूसरे जो भूगोलवेत्ता आए थे उसका नाम था कुमारी एलन सी चर्चिल शैम्पुल। यह भी आपकी किताब में है 12वीं में, कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल, कई जगह सैंपल भी है, कई जगह सैंपल भी नाम है, कई प्रकार के नाम इनके। तो कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल, ये कहाँ के थे? ये थी अमेरिका की। कहाँ की थी? अमेरिका की थी। ये तो थे जर्मनी के रेडजेल तो, और ये थे अमेरिका के। अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी और एक किसान परिवार में एलन सी चर्चिल का जन्म हुआ था। और शुरुआती जो शिक्षा है उसने अपने गांव में ली, जिस प्रकार अपन सब लेते हैं वैसे। और उसके बाद में ये कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल, एक पेपर पब्लिश मैंने पढ़ा था कि 5 भाई बहन थे। इनके पिताजी है उनका एक स्टोर चला करता था। उसके बाद में कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल की जो बड़ी बहन थी उसकी स्कूल थी। तो कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल कुछ दिन उस स्कूल में पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में जिस प्रकार रेडजेल ने जो यात्रा की है उसी प्रकार से यात्रा की। और वो यात्रा कहाँ की? जर्मनी की यात्रा की। जर्मनी की यात्रा करने के बाद में एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक है रेडजेल की, वो पढ़ी। और वो पढ़ने के बाद में बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है इनके ऊपर, उससे एंथ्रोपोजियोग्राफी किताब का पढ़ा। उसके बाद में वो वापस अमेरिका आई, और अमेरिका आने के बाद में उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन किया। और अमेरिका के बाद में वापस जर्मनी चले गए। और जर्मनी जाने के बाद में एक विश्वविद्यालय जहाँ रेडजेल रहते थे उसमें उसने दाखिला लेने का प्रयास किया, लेकिन मिल नहीं पाया। काफ़ी प्रयास के बाद में, काफ़ी सपोर्ट के बाद में उनको दाखिला मिला, और वहाँ वो स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर रहे थे। हालांकि कहानी इसकी बहुत लंबी अपने 12वीं में है नहीं, तो इसको शॉर्टकट लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल है वो रेडजेल की शिष्या बन गई। किसकी शिष्या हो गई? रेडजेल की शिष्या है ये। उसके बाद में रेडजेल से मिलने का भी प्रयास किया। आखिर में रेडजेल से मिलन हुआ उसका, और मिलने के बाद में दोनों का जो अध्ययन है वो समग्र रूप से हुआ। और इन्होंने भी मानव के बारे में, मानव भूगोल के बारे में बात करनी शुरू कर दी। कैसे? इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, क्योंकि इसका प्रभाव था एंथ्रोपोजियोग्राफी में तो ये कहा गया है कि सर्वोपरि है वो पर्यावरण है, और मानव उसके अकॉर्डिंग काम करता है। पर्यावरण का प्रभाव मानव पर पड़ेगा, जीव है उसके तो प्रभाव पड़ेगा। कुमारी सैंपल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मानव तो एक तुच्छ मात्र है, मानव तो एक मोम का पुतला है, और पर्यावरण है वो सर्वोपरि है। मानव एक स्वतंत्र चिड़िया की भांति आकाश में उड़ान भरता है, और जब चाहे वो वापस गिर सकता है। मिट्टी को एक दिन मिट्टी में तो मिलना ही पड़ेगा। यहां तक कहते मानव तो सिर्फ एक क्या है? मोम का पुतला है। इन्होंने तो यहां कहा था कि मानव तो क्या है? मानव तो सिर्फ मोम का एक पुतला है, और वो तो स्वतंत्र चिड़िया की भांति आकाश में उड़ान कर रहा है, और एक दिन मिट्टी को मिट्टी में तो मिलना ही पड़ेगा। मिट्टी है उसमें एक दिन मिट्टी मिल जाएगी। यहां तक कह दिया। मानव जो भी कार्य करता है सर्वोपरि पर्यावरण है, पर्यावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और मानव चाहे तू जितनी उड़ान ऊंची भर ले, आखिर एक दिन तो तेरे को धरती पर पैर रखना ही पड़ेगा। ये कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल ने कहा था। काफी सारा अध्ययन किया उन्होंने। सर्वोपरि है वो पर्यावरण के ऊपर बात कही, और पर्यावरण को सर्वोपरि माना। तो कार्ल रिटर, सैंपल, रेडजेल, ये सारे मानव के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। इसके बाद में जो भूगोलवेत्ता है, विडाल डी ला ब्लास है, डिमांजिया है, ये सारे के सारे जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, ये फ्रांस भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने उसके बाद में भौतिक भूगोल से एक तरफ से लगाव छोड़कर और मानव का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ध्यान में आपको बेटा इतना ही रखना है, पर्यावरण प्लस मानव। देखो पर्यावरण प्लस मानव, इसके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया इसने। अब क्या होता है, ये मानव का अध्ययन शुरू हो गया। बस कुछ नहीं है, मैं खड़ा हूं, मानव है, चारों तरफ अपने क्या है, पर्यावरण है। मेरा इस पर्यावरण से आखिर संबंध है क्या?
मेरा इस पर्यावरण से संबंध है कितना साख संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल के अंतर्गत आ गया। इतना ही समझ लिया, मैं मानव हूं और मेरे तरफ चारों तरफ पर्यावरण है और इस पर्यावरण का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। ये चीजें चलती रही, लेकिन एक समय आया और उस समय में एक वाद आया जिसका नाम है द्वैतवाद। द्वैतवाद, क्योंकि यहीं से अपना जन्म होगा मानव भूगोल का। हालांकि इसकी क्रिया तो बहुत लंबी है, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन 12वीं के अध्ययन की दृष्टि से अपन इतना ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ सकते, शॉर्टकट चलते हैं इनमें थोड़ा सा। द्वैतवाद आया। द्वैत का मतलब होता है दो और वाद का मतलब होता है विचार। देखो कहीं भी वाद लिखा हुआ मिलेगा ना, इसका मतलब विचार ही होता है। आप चाहे कहीं देख लेना, आतंकवाद, डर का विचार, द्वैतवाद, दो विचार। वाद का अर्थ विचार होता है, दो विचारधाराएं, उसे द्वैतवाद कहते हैं। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि किस प्रकार कहानी शुरू हुई, किस प्रकार कहाँ मोड़ पर कहानी आके खत्म होगी अपने। दो विचार आ गया, कैसे आना ही था। ये अध्ययन रहा लो मानव का, और एक तरफ अध्ययन किसका चल रहा था, पर्यावरण का, नहीं अकेले पर्यावरण का। अर्थात एक तरफ अध्ययन किसका चल रहा था, ओनली फॉर भौतिकी का अध्ययन चल रहा था, जिसमें स्वतंत्र रूप से भौतिक भूगोल का अध्ययन हो रहा था, समुद्र का हो रहा था, इसमें तारों का, आकाश, पिंड, ग्रह, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, नक्षत्र, पर्यावरण, इनका सबका अध्ययन हो रहा था, और एक तरफ मानव का। तो एक समय ये आया कि ये जो मानव का जो अध्ययन है, आखिर इसको शामिल किस में करे। समस्या तो ये आ गई ना कि मानव का अध्ययन है वो शामिल किस में किया जाए। तो सोचा कि भाई मानव का अध्ययन है वो तो पर्यावरण, भौतिक भूगोल में शामिल करेंगे। भौतिक भूगोल वाले भूगोलवेत्ता को क्या कह रहे हो, भौतिक में शामिल कैसे होगा। भौतिक का मतलब तो होता है पर्यावरण का अध्ययन करना, जिसमें ब्रह्मांड, आकाश, तारे, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, उसके बाद में पृथ्वी पर देखें तो आंतरिक भाग की संरचना, भूकंप, उसके बाद में पर्वत, इनका अध्ययन होता है। मानव का अध्ययन नहीं होता है भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल अलग मैटर है एक, और मानव का अलग है। तो मानव भूगोल वालों ने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, इसका अध्ययन तो भौतिक भूगोल में करेंगे। तो ये जो दो विचारधाराएं करना चाहिए, भौतिक भूगोल वाले कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। दो विचारधाराएं आ गई और उन्हीं विचारधाराओं को कहा जाता है द्वैतवाद। अब आखिर में क्या हुआ उस द्वैतवाद में, लगभग समय चलता गया और ये वाद विवाद है वो होता गया, वाद विवाद होता गया, लंबा समय चलता गया, और आखिर में ये कहा गया कि मानव भूगोल को भौतिक भूगोल में शामिल करेंगे। बस थोड़ा सा 5 मिनट में बता के खत्म करता हूं। जस्ट कैसे कि देखो, एक तरफ है आपका भौतिक भूगोल, जो यस है भाई, किसका अध्ययन कर रहे हो, तो कहा अध्ययन कर रहे हैं पर्यावरण का। ठीक है, भौतिक भूगोल वालों ने कहा पर्यावरण में क्या कर रहे हो, कि पर्यावरण में हम कर रहे हैं जैसे मान लो वायु का अध्ययन कर रहे हैं, पर्यावरण में जैसे मान लो अध्ययन हम जल का कर रहे हैं, पर्यावरण में अध्ययन है वो हम अपने आसपास जो पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें उसका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं बताऊं सरल भाषा में, पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे बात करें अपन मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं।